हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। देख सकते हैं कि आपकी हिंदी की क्लासें जो कि टॉपिक वाइज और आपका प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर कंप्यूटर की क्लासें, जीके के टॉपिक वाइज हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और जीके का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दिया गया है। यूपी जीके की भी क्लासें आपकी दी गई हैं। तो आप लोग नए हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो जीके का प्रैक्टिस सेट है जिसमें से पूरे आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, और जीके का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले थोड़ा सा सरल कराया गया था, अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो जीके का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए अगर आ रहा है तो जवाब दीजिए, नहीं तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हम तो आपको बता ही रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1885। कब? तो 1885 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मृत घाटी अर्थात डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है। जो डेड वैली है प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आंसर जो बनेगा सी हो जाएगा कि अत्यधिक उष्णता के कारण। क्या हो जाएगा? अत्यधिक उष्णता के कारण मृत घाटी अर्थात डेड वैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अत्यधिक गर्म हवा है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो चलिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका पॉइंट आपका सही दिया गया है ना। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो दोस्तों ये बांगर जो आपका है गलत है, क्योंकि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। अगला है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा पॉइंट जो कि ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है कब? आप कहेंगे सूर्य ग्रहण, ये समा कहेंगे, ऐसे शॉर्टकट में से समा कह दीजिए, समा। मतलब यहाँ पर हो गया कि जो आपका चंद्रमा है ना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जो आपका चंद्रमा है, सूर्य और पृथ्वी, अर्थात चंद्रमा को हमने यम कर दिया, सूर्य को हमने यस कर दिया, और अर्थ मतलब आपकी पृथ्वी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और अगर आपसे चंद्र ग्रहण पूछ लेता तो आप लोग बोलते हैं कि चांद निकलता है शाम को, ठीक है, शाम को। तो आप कहेंगे कि जब आपकी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब आपका चंद्र ग्रहण होता है। तो दोनों एक के साथ याद रखिएगा कि शाम को होता है क्या? चंद्र ग्रहण, और समा हो जाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा शीर्ष पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 10 डिग्री चैनल दिया है, अंडमान निकोबार सही दिया गया है ना। डोवार जल संधि आपकी है जो जल मरुमध्य है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर है, ये भी आपका सही होगा। यहाँ पर है मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है। यहाँ पर दिया है डेविस जल संधि किसके बीच है। तो दोस्तों यहाँ पर डेविस जल संधि दिया है बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, यही गलत है दोस्तों। याद रखिए यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो खाड़ी है और दक्षिण में पूर्वी बफिन द्वीप आपका है ना। तो यहाँ पर इसका जो आपका आंसर डी नंबर आपका है दोस्तों, ये गलत दिया गया है, ठीक है, ये आपका गलत दिया गया है। और दोस्तों याद रखिए ये विश्व की प्रमुख जल संधि है और विश्व की चौड़ी जल संधि भी है। जो डेविस जल संधि है ये क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में जो कि लैब्राडोर सागर के उत्तर में है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। दोस्तों 7 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका भीतर कड़िका, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर भीतर कड़िका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो अमेजन वर्षा वन है ना, इन्हें पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। देखा जाए तो अमेजन के जंगलों से 20%, विश्व की 20% ऑक्सीजन दोस्तों यहीं से मिलती है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है कौन सा? यहाँ पर देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत की बात कह रहा है
ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं, जब ओजोन परत को क्षति पहुंचाए तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था यहाँ पर 10 नंबर में। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर एजी टांसले। क्या हो जाएगा, एजी टांसले ने प्रस्तावित किया था। आंसर आपका ये बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। तो देखो नर्मदा नदी है, पश्चिम की ओर बहती है ना। माही नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी है, पश्चिम की ओर बहती है ना। साबरमती हो गई, घग्गर हो गई, लूनी हो गई। लेकिन यहाँ पर महानदी तो आपकी होगी नहीं, तो इसका मतलब है 1, 2, 3 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महानदी नहीं होती, ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये होता है उदानीकरण, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दहन भी ऑक्सीकरण आपका है, भोजन का पचना है, श्वसन है, लेकिन अवक्षेपण जो आपका है ये ऑक्सीकरण नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। यहाँ पर देखो सुचालक पूछा गया है, तो यहाँ पर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। 14 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जो आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, ये अधातु विद्युत का सुचालक है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ग्रेफाइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से रबड़ किसका बहुलक होता है। रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। रबड़, यहाँ पर आंसर जो आपका ये डी नंबर आइसोप्रीन है ना, जो कि प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। चलिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, ये कौन होता है। तो ये होता है समतल व उत्तल दर्पण, ठीक है। वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब है ना बनाने वाले दर्पण होते हैं समतल व उत्तल। इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विद्युत चुंबक से, यहाँ पर दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए ये होता है नर्म लोहे से, है ना। मुलायम लोहा या इसे नर्म लोहा कहा जाता है, इसके क्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। मिश्रण को दोस्तों क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। यह विधियां कौन सी होती हैं। तीन विधियों में दोस्तों यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया गया रवाकरण, यहाँ पर दिया है आस्वन, यहाँ पर निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, खाकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर उपयुक्त में से सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपका रिलैक्सिन। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो टोकोफेराल जो आपका है, टोकोफेराल ये क्या करता है। तो टोकोफेराल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपकी जनन क्षमता की कमी, टोकोफेराल जनन क्षमता की कमी, यहाँ पर अगर मिलाते हैं यहाँ पर 3 नंबर, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। और नेप्थोक्यूनिन जो आपका है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने, है ना, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। थायमिन जो आपका होता है बेरी बेरी, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और साइनोकोवाल्मिन होता है क्या, यहाँ पर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, यहाँ पर देखिए इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 20 नंबर में वो आपका बनेगा 3, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, फिर यहाँ पर 4। देखिए 20 नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। यहाँ पर आपका जो 21 नंबर है, 21 का ऑप्शन हो जाए आपका कूटपाद, है ना, कूटपाद इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। या इसे बोल देते हैं पिनोसाइटोसिस विधि कहा जाता है। आंसर बनेगा आपका ये नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा 22 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा, जूल होता है। क्या होता है, जूल, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। ये आपका ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो सहकारी समितियां हैं आपके भाग 9 के खामे हैं, इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के, तो 6 प्रकार कहाँ होते भाई, 5 प्रकार की रीट होती हैं। तो पहला तो आपका गलत हो गया यहाँ पर। फिर कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवल 2 नंबर है यहाँ पर से, केवल सिर्फ आपका 2 सही है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे दिया गया है और इस प्रकार से दोस्तों आपको दिया गया है, कूट शब्द आपको दिए गए हैं 25 नंबर में। कौन सा सही हो सकता है। पहला पॉइंट दिया गया है कि सरदार सोन सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मतलब पहला पॉइंट सही है। सरदार सोन सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, यहाँ पर दिया गया है, आपका पॉइंट सही है। फिर आपसे यहाँ पर दिया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही दिया गया है। कि वर्तमान भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य हैं, आपका गलत है क्योंकि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका 4 गलत है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी। चलिए 26 नंबर को यहाँ पर देखना है। पहला पॉइंट है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी सही है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर दिया स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जो सौंपा गया था, ये सौंपा गया था आपके डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए रेल मंत्री भी रहे थे आपके 15 अगस्त 1947 से लेके 21 सितंबर 1948 तक रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। चलिए कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है। पहला पॉइंट, कुटीर उद्योगों का विकास करना, सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृत का संरक्षण, दोस्तों ये आपका गलत है क्योंकि ये आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर आपके 29 में मिलता है, ठीक है ना, जो कि एक मूल अधिकार में आता है। 29 और 30 जो आपके हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो ये गलत है। अगला, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, तो आपसे एक पूछा गया था नहीं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी व्यापक गति सिद्धांत हड़प नीति आपकी थी, तो इसमें से किसे शामिल नहीं किया गया। देखिए सतारा को था, यहाँ पर बघात को भी दिया है, झांसी को है, लेकिन अवध को दोस्तों ये व्यापक सिद्धांत नहीं था, कुशासन के आधार पर इसे विलय किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सारदा अधिनियम कब पारित किया गया। 30 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर में से क्या हो जाएगा, 30 नंबर। चलिए 30 नंबर देना है और 30 को ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 31 नंबर का ऑप्शन में क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर NG रंगा के द्वारा। किसके द्वारा, NG रंगा के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किन के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर देवेंद्र नाथ टैगोर और साथ में थे मनमोहन घोष। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। दोस्तों 33 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा 1909 के लाहौर अधिवेशन में। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। 34 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके एक सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, सही है।
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, यही आपका गलत दिया गया है। तो आंसर आपका डी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। भारत में चांदी सर्वप्रथम आपके हड़प्पा सभ्यता में ही पाई गई, अर्थात हड़प्पा सभ्यता काल में ही पाई गई। यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य आपको हड़प्पा काल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की 37 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाए आपका हर्ष ने। दोस्तों हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का ऑप्शन में से क्या बनेगा 38 नंबर में। तो 38 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन सकता है, तो जवाब हो जाएगा आपका चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को विष्णु और कृष्ण का अवतार माना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। 39 नंबर का ऑप्शन सी आपका धर्मपाल। ठीक है, सी नंबर इसका हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। चलिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ये शासक कौन थे दोस्तों, इनका नाम था बिंबिसार दोस्तों, है ना। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में नियुक्ति किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। 41 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1333 से 1347 तक ये आपका भारत में रहा था। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1333 से लेके 1347 है। ठीक है ना। तो इसी के समय मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता आया था, आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों, ये थी आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। यहाँ पर देखिए 43 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 43 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो आंसर सी हो जाए आपका यहवा बिन अहमद सरहिंदी। ये तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने रचित की थी, तो यहवा बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। 44 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ये आपके 1936 से 1943 तक, ठीक है, 1936 से लेके ये आपके 1943 तक ये रहा था। और इसके 7 साल के कार्यकाल में उन्हें भारत के सबसे लंबे तक सेवा करने वाले वायसराय बन गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें जानवरों एवं पौधों की जो संरचना होती है, ठीक है, जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन इसमें होता है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। जीएनपी होता है दोस्तों, जीएनपी में याद रखिएगा निजी प्रेषक होता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त होता है, बाह्य अनुदान होता है, विदेशी निवासियों की आय जो होती है इसमें ऐड नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री या खरीद को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आंसर भी हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी आपकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट ये हो गई, दूसरी ये है, तीसरी आपकी है, लेकिन ये आपकी नहीं होती। ये आपकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं WWF द्वारा आपकी होती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा होती है। तो ऑप्शन डी नंबर है गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 49 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 1982 में। कब की गई थी, 1982 में। अगर पूछे अधिनियम तो अधिनियम आपका 81 था, लेकिन 1982 में बैंक का परिचालन शुरू हो गया था। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। 50 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा IMF।
यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यह रिपोर्ट दुनिया भर के बाजारों की स्थिति का आकलन करने के लिए होता है, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि आपके जो 50 क्वेश्चन थे, है ना, हर एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का और माइनस मार्किंग 1/2 आपका था, ठीक है ना, कि इतना स्कोर गया है। आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में दोस्तों हमने जो ये थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाया है वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पुराना लेवल है लेना चाहिए, थोड़ा सरल लेना चाहिए। हाँ, यूपी जीके इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसलिए नहीं है कि यूपी जीके आपकी अलग से यहाँ पर पढ़ाई गई है, ठीक है। तो लेवल थोड़ा सा आपका है तो इसमें जीके पोर्शन ज़्यादा आपका कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास से देखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।